नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का रिपोर्ट आया वित्तीय वर्ष 2024-25 का, और उसमें बताया गया कि भारत देश की जीडीपी 6.5% की ग्रोथ रेट शो कर रही है, जो कि बीते 4 सालों में सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट को शो करती है। लेकिन इसी खबर के साथ एक अच्छी खबर यह भी थी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के ही अंतिम क्वार्टर अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 वाला जो क्वार्टर है उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी तरह से आगे की जो हमारे क्वार्टर्स हैं अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 के, उसमें भी काफी अच्छी हमें जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून काफी अच्छा हो रहा है, बारिश ठीक ठाक स्तर पर होनी शुरू हो गई है, हमारे जलाशय भर गए हैं, जिससे हमारे कृषि क्षेत्रों को काफी ताकत मिलेगी। इसके साथ यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि चूंकि मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा कम है, तो आने वाले समय में जब आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बाई मंथली रिपोर्ट आएगा तो उसमें रेपो रेट में गिरावट की जा सकती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा। और यह अनुमान बिल्कुल सही बैठा। कुछ दिनों बाद ही अर्थात 6 जून को ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट देश के सामने पेश किया, और इस रिपोर्ट में यह बताया कि अभी तक का सबसे बड़ा रेपो रेट का गिरावट लगभग किया जा रहा है, जो बीते कुछ सालों में सबसे बड़ा दिख रहा है, और 6% से सीधे इसे गिराकर 5.5% में लाकर रखा जा रहा है, अर्थात 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट की जा रही है। तो मैं आकाश सिंह आप सभी से इसी टॉपिक पर बात करने के लिए धारा जीएस के इस प्लेटफॉर्म में फिर से उपस्थित हूं। तो चलिए आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन से, हेडलाइन यह है कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जंबो रेट कट किया है और इस तरह से रेपो रेट को 5.5% पर लाकर खड़ा कर दिया। जंबो रेट कट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सामान्य तौर पर अचानक से ऐसे 0.5% का रेपो रेट में गिरावट नहीं की जाती। यह काफी एक ही झटके में बहुत बड़ा गिरावट है और इसलिए इसे जंबो रेट कट कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इस रिपोर्ट ने उस अटकल को भी लगाम लगा दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि आने वाले रिपोर्ट्स में भी रेपो रेट को और गिराया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। और यह अटकल में लगाम कैसे लगा? जब आरबीआई के इस कमेटी ने अपने स्टेंस को अकोमोडेटिव से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल स्टेंस करने का मतलब यह है कि अभी तो हम रेट गिरा रहे हैं, लेकिन आगे हमारा जो तरीका होगा इस रेट को लेकर वो बढ़ाने वाला भी तरीका हो सकता है रेपो रेट को, और रेपो रेट को गिराने वाला तरीका भी हो सकता है, अर्थात हम न्यूट्रल स्टेंस पर होते हैं। अभी तक अकोमोडेटिव स्टेंस पर थे। अकोमोडेटिव कहने का मतलब यह है कि पूरी संभावना है कि रेपो रेट को गिराया जाएगा, तो कि गिरा दिए अभी इस बार, लेकिन आगे अकोमोडेटिव स्टेंस को कंटिन्यू ना रखते हुए न्यूट्रल स्टेंस चुना गया है। इसका मतलब रेट बढ़ाया भी जा सकता है और रेट गिराया भी जा सकता है, दोनों की संभावना बराबर है। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों को हम लोग आगे डील करें उससे पहले मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा हम इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं, जिससे हमें यह पूरा टॉपिक समझने में आसानी होगी। क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई, रेपो रेट का गिरना, इकोनॉमिक ग्रोथ का होना और मुद्रास्फीति को कम करना। ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, जो कि इस न्यूज के मुख्य पात्र हैं। इसी को समझने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम देश में इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने अर्थव्यवस्था में डिमांड को क्या कर दें, बढ़ा दें। और डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के जेब में पैसे हों, उनकी आमदनी अच्छी हो, उनको सस्ते में उधार मिले, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई क्या हो रही हो, बढ़ी हो। मनी सप्लाई का बढ़ना अर्थात मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने का मतलब यह है कि लोगों के पास में पैसे ज्यादा पहुंच रहे हैं, उनके हाथों में पैसे ज्यादा हैं। हायर मनी सप्लाई विल लीड टू हायर डिमांड, और हायर डिमांड क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक बात, यहां तक समझ गए? चलिए, ठीक इसी तरह से अगर आपको मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन को कम करना हुआ तो आपको क्या करना होता है? उसके लिए वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ी हुई है तो क्यों बढ़ी हुई होगी? क्योंकि वस्तुओं की डिमांड बढ़ी होगी। तो अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो
तो वस्तुओं की कीमत को कम करने के लिए हमें डिमांड को क्या करना होगा, उन वस्तुओं के कम करना होगा। और अगर डिमांड कम करना है तो लोगों के हाथों में जो पैसे ज्यादा पहुंच रहे हैं उन पैसों को हमको कम करना होगा, अर्थात क्या करना होगा, मनी सप्लाई हमें गिरानी होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के साथ में मनी सप्लाई का कुछ इस तरह से रिलेशन है। जो समीकरण आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखता है मनी सप्लाई का, इन्फ्लेशन में वह समीकरण मनी सप्लाई का विपरीत दिखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाई जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को घटाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो आपके देश की जीडीपी तो बढ़ेगी ही, लेकिन उससे एक डर क्या रहेगा कि आपके देश में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस अच्छे चीज के लिए आपको इस रिस्क को देखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। ठीक इसी तरह से अगर आपने मनी सप्लाई घटा दिया तो आप इन्फ्लेशन को क्या कर देंगे, कम तो कर देंगे, लेकिन ठीक उसी के साथ में आपके सामने क्या रिस्क आ सकता है कि देश की जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई के बढ़ाने से आप जीडीपी को तो बढ़ा ले जाएंगे लेकिन इन्फ्लेशन का डर होगा, मनी सप्लाई को घटाने से आप इन्फ्लेशन तो कम कर लेंगे लेकिन जीडीपी गिरने का डर होगा। तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई को कैसा रखना चाहिए, मनी सप्लाई को इतना बढ़ाकर रखो, मनी सप्लाई को इतना बढ़ाकर रखो कि जीडीपी तो बढ़ता रहे लेकिन इतना मत बढ़ा दो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। मनी सप्लाई को इतना कम तो रखो कि इन्फ्लेशन कम रहे लेकिन इतना भी कम मत कर दो कि जीडीपी ही गिर जाए। अर्थात मनी सप्लाई को संतुलित रखना होता है जिससे ठीक ठाक स्तर की जीडीपी मिलते रहे और नकारात्मक वाला मुद्रा स्थिति ना बना रहे। तो मनी सप्लाई को इस तरह से संतुलित भाव पर रखने के लिए जो नीति बनाई जाती है, मनी सप्लाई को ऐसे बैलेंस्ड रखने के लिए कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहे, इन्फ्लेशन कम भी रहे, उसके लिए जो पॉलिसी, जो प्लानिंग की जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जब डिफाइन किया जाता है तो कुछ इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इट इज ए पॉलिसी टू रेगुलेट मनी सप्लाई फॉर डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन या प्राइस स्टेबिलिटी। आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता के दोहरे उद्देश्य के लिए मुद्रा के नियंत्रण को ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं। तो ये रही मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपके पास क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन का कम होना अर्थात जीडीपी को बढ़ाने की संभावना आपके पास है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कम है तो आपको मनी सप्लाई गिराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस मौके को भुना सकते हैं, आप मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं और उससे फिर आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। तो अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन कम है, अगर मुद्रा स्फीति कम है, तो उससे आपको क्या संभावना दिख रही है कि आप अपने देश की जीडीपी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मनी सप्लाई को बढ़ाना घटाना, ये जो प्लानिंग है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, जो हथियार है जिसके सहारे ये मनी सप्लाई को बढ़ाया घटाया जाता है, उनमें कुछ हथियार क्या हैं, रेपो रेट, कुछ हथियार के नाम है कैश रिजर्व रेशियो CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऐसे कुछ हथियार है। ठीक है, अब इसमें से आज के टॉपिक को समझने वाला कंटेंट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसी रेट के बारे में जिसका नाम आपने हेडलाइन में देखा, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, वहां से यहीं कर लेते हैं। रेपो रेट क्या है, तो वह रेट जिस रेट में आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को, बैंक मान लीजिए एक्स है,
इसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे, अल्प अवधि के लिए लोन दे, जिस ब्याज दर पे, उस ब्याज दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट। ठीक है, वह ब्याज दर जिस ब्याज दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देता है, उसी रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। क्लियर है? तो अब जरा समझते हैं हम लोग। अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, समझना, पहला, अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो बैंकों को ये जो पैसा मिलेगा, बैंकों को जो ये पैसा मिलेगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि ऊंचे ब्याज दरों में लग रहा है, ऊंचे ब्याज दरों में बैंकों को मिल रहा है। अब क्योंकि एक्सपेंसिव लगेगा, महंगा लगेगा, तो महंगे में लाए हैं तो महंगे में बेचेंगे, तो जिस ब्याज दर को वो, जिस ब्याज दर पर लोगों को उधार दे रहे थे, उस ब्याज दर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अगर ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा तो लोग बोरोइंग कम करेंगे, उधार कम लेंगे, और अगर उधार कम लेंगे तो उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगा, और इस तरह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। ये रहा पहला तरीका। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाला जो आपने तरीका यहां पर देखा है, वो उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम करनी होती है, तो रेपो रेट से कैसे कर दिया गया। रेपो रेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जिससे बोरोइंग कम हुई, बोरोइंग कम हुई तो मनी सप्लाई कम हुआ, मनी सप्लाई से डिमांड कम, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। लेकिन यही चीज जीडीपी को बढ़ाने के लिए कैसे की जा सकती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब समझते हैं। अगर रेपो रेट को घटा दिया जाए, ठीक है, तो बैंकों को ये जो उधार है ये कैसा, एक्सपेंसिव लगेगा, सस्ता लगेगा, चीप लगेगा, सस्ते में मिल रहा है। अब क्योंकि सस्ते में माल लेकर आ रहे हैं तो सस्ते में बेचेंगे, तो जब लोगों को उधार देंगे तो उधार का जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उधार लेंगे, अर्थात बोरोइंग बढ़ेगी, और बोरोइंग अगर बढ़ेगी तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, और मनी सप्लाई अगर बढ़ गई, लोगों के पास पैसे ज्यादा बढ़ गए तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड अगर बढ़ गया तो जीडीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही किया गया है आरबीआई के द्वारा, उसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट के 0.5% की कटौती करने के बाद। सीधे तौर पर बात यह है कि इन्फ्लेशन हमारा कम चल रहा था, तो हम बिना डरे हम मनी सप्लाई को बढ़ा सकते थे। मनी सप्लाई को बढ़ाने का डर बस ये रहता था ना कि मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। अब चूंकि इन्फ्लेशन कम है तो हम मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा डर नहीं, बढ़ा सकते हैं, हमारे पास मौका है इस मनी सप्लाई को बढ़ाकर जीडीपी को बढ़ाने का। तो वही किया गया है, रेपो रेट को गिराकर जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से आपको ये मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ समझाने का मैंने प्रयास किया है। चलिए अब वापस से हम लोग न्यूज पर आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने 6 जून को यह अनाउंस कर दिया कि हम पॉलिसी रेट अर्थात रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट गिरा रहे हैं। ठीक है, और यह भी उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.5% रहेगी 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए भी। मतलब जो पिछले साल था वही आगे भी इन्होंने क्या कर दिया, एज्यूम कर दिया। तो 50 बेसिस पॉइंट गिराया भी और ग्रोथ रेट को लेकर भी कुछ प्रोजेक्शन किए। साथ ही साथ सीआरआर जो कि काफी लंबे समय से 4% पर चल रहा था उसे गिरा दिया गया 1% पर, और नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से उसको 3% तक ले आएंगे। अब ये सीआरआर क्या है, सीआरआर कैश में रखा हुआ पैसा है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। कहां रखा हुआ, आरबीआई के पास। ठीक है, तो कैश के फॉर्म में बैंक एनडीटीएल के कुछ अनुपात में आरबीआई के पास पैसे रखती है। आरबीआई का यह प्रावधान है जिसके तहत आरबीआई जमाकर्ताओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। ठीक है, तो वो 4% हुआ करता था, अब उसको घटाकर 3% करने की बात कह दी गई है। और जब ये 3% हो जाएगा
तो काफी अच्छा अमाउंट का पैसा जो बैंक आरबीआई के पास जमा रख रहे थे वो अब मार्केट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास रखने की अब कोई बंधन ही नहीं है। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट में आ जाएंगे अगर ये सीआरआर 4% से गिरकर 3% हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए एक बार इस इमेज पर भी हम बात कर लेते हैं। 5.5% का रेपो रेट कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को लेकर प्रोजेक्शन किया गया कि 2025-26 सीपीआई में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, 3.7%। जब तक 4% से नीचे है डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो सीपीआई के अनुसार बांटा जाता है, मतलब मेजर किया जाता है, और 4 ± 2% का तय किया जाता है। अर्थात 2% से इन्फ्लेशन ऊपर होना चाहिए और 6% से नीचे होना चाहिए। आइडियल स्टेट इन्फ्लेशन की दर का क्या है, वो 4% है। ठीक है, तो अभी 4% से कम है, ठीक बात है। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर 6.5% ग्रोथ की बात कही गई है। ठीक है, अलग अलग क्वार्टर का भी प्रोजेक्शन किया गया है जो आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, ये रहा वो चार्ट जिसमें अलग अलग महीनों में पिछले 4-5 सालों का रेपो रेट का स्थिति दर्शाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो लगभग 2023 से 6.5% का रेपो रेट बना हुआ था। वो अनुकूल स्थिति मिल ही नहीं रही थी इन्फ्लेशन की कि हम रेपो रेट को गिराएं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि क्या किया गया, सीधा 6.5 से 6.25, फिर 6% करते हुए अभी यहां पर 5.5% कर दिया जा रहा है। देखिए यहां पर आइए, फरवरी 2025 से अभी जून 2025 तक में 1% अर्थात 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो गई। 100 बेसिस पॉइंट अर्थात 1% की बात हो रही है। फरवरी में 6.5% का जो रेपो रेट था उसमें 0.25% की गिरावट की गई और रेपो रेट 6.25 हो गया था। अप्रैल में फिर से 25 बेसिस पॉइंट अर्थात 0.25% कम किया गया था, फिर 6% हो गया और अभी सीधा 6 से 0.25% नहीं 0.5% का रिडक्शन करके रेपो रेट को 5.5% कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ सीआरआर को कम करने की भी बात कही गई है, लेकिन अचानक से नहीं, इमीडिएट नहीं। कैसे? 4 चरणों में किया जाएगा। हर एक चरण पर 0.25% की गिरावट की जाएगी, 4 चरणों में 1% कम हो जाएगा। जैसे पहला जो रिडक्शन है वो 6 सितंबर को किया जाएगा, फिर उसके बाद 4 अक्टूबर को, फिर 1 नवंबर को और फाइनली 29 नवंबर को ये सीआरआर को 3% तक लेकर चले आएंगे। ठीक है, और ऐसा करने पर जो पैसा आरबीआई के पास रखा है अब वो मार्केट में आएगा बैंकों का, और इस तरह से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में आएंगे, अर्थात मनी सप्लाई बढ़ेगी और ये 2.5 लाख करोड़ रुपए देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए काम में आएंगे। ठीक है, एक बार इस इमेज पर फिर से नजर डाल लेते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया 50%, फिर सीआरआर में कमी की गई, इन्फ्लेशन 3.7%, ठीक है, ग्रोथ रेट भी। फिर ये पॉइंट आपको इस इमेज में अलग दिखा कि आरबीआई ने अपने अकोमोडेटिव स्टैंस को अब न्यूट्रल कर दिया है। अकोमोडेटिव स्टैंस रखना मतलब जनता को बताना कि हम आगे कट करने वाले हैं रेट। न्यूट्रल करने का मतलब हम आगे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्टैंस होता है हॉकिश, बट उसका कोई जिक्र नहीं है तो उसको अभी हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस तरफ से जैसे पॉलिसी रेट अर्थात रेपो रेट में गिरावट की गई, तो क्या अभी मौजूदा स्थिति है आरबीआई के ये विभिन्न रेट्स का, इन सभी टूल्स का? तो जैसे कि रेपो रेट 5.5% का है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% का है। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। काफी दिनों से कमेंट सेक्शन पर आप लोगों के जवाब आ नहीं रहे हैं, तो आपको बताना है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25 रह गई है, एमएसएफ जो है वो 5.75% की रह गई है। बैंक रेट जिस दर पर लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है उसे कहते हैं।
CRR 4% है, लेकिन 29 नवंबर तक अभी हम लोगों ने देखा 1% कर दिया जाएगा, और SLR 18% भी है। ये सारी चीजें आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। खैर ये सारी चीजें आप PDF में भी प्राप्त कर सकते हैं। कहां से? हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द शामिल हो जाएं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, और शामिल इसलिए भी होना है क्योंकि इस तरह के कई सेशन, कई प्रयास हम आप लोगों के लिए करते रहते हैं, और उससे आपको लाभ मिले इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको ये जानकारी हो कि कुछ प्रयास आ रहे हैं। और ये जानकारी आपको कहां पर मिलेगी? जब आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म में हमसे जुड़े रहेंगे। उदाहरण के तौर पर टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, तो ये कार्य भी आप जल्द से जल्द सुधार लें। चलिए, जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने क्या कहा है? क्वार्टर 1 में 6.5% रहेगा, क्वार्टर 2 में 6.7%, क्वार्टर 3 में 6.6 और क्वार्टर 4 में 6.3, और इस तरह से सभी चारों क्वार्टर का मिलाकर पूरे वित्तीय वर्ष में कितना जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है? आरबीआई ने 6.5% का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले साल की तुलना में सेम ही है, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब अभी तक आप लोग क्या देख रहे हैं? कभी मैं बोलता हूं आरबीआई, कभी मैं बोलता हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट। तो एक्चुअल में है किसका रिपोर्ट? तो ये जो रिपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा लाया जाता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लाया जाता है। तो हम बार बार आरबीआई क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सदस्य आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में मौजूदा जो आरबीआई के गवर्नर है वही होंगे, संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, और यही आरबीआई के गवर्नर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। टोटल 6 में से 3% जो होते हैं वो सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और 3 जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, जिसमें एक आरबीआई के गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं, बाकी के जो 5 सदस्य हैं डॉक्टर नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह सौगता भट्टाचार्य, डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर पूनम गुप्ता जी, इतने लोग हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को तय करती है, जिससे सरकार अपने या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव कर पाती है, एट द सेम टाइम ग्रोथ के टारगेट को भी अचीव कर पाती है। ठीक है, ये इस कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 29 सितंबर 2016 को हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले इसमें सरकार के लोग नहीं हुआ करते थे, और पहले इस कमेटी का नाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होता था या काउंसिल होता था। ठीक है, लेकिन काफी विवादों के बाद सुधार हुए। खैर, उस पर नहीं जाते, आगे बढ़ते। अब जो ये आप देख रहे हैं, इससे अनुमानित बात क्या है? इससे अनुमानित बात यह है कि हमें जो उधार मिलेगा वो सस्ते में मिलेगा, क्योंकि बैंकों को जो है क्योंकि बैंकों को उधार सस्ते में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो उधार मिलने वाला है वो ब्याज दर उसकी कम रहने वाली है। तो बहुत सही समय है, अगर आप होम लोन प्लान कर रहे हैं, अगर आप कार लोन प्लान कर रहे हैं, तो अच्छा डील पाने का ये सुनहरा मौका है। साथ ही साथ जो लोन आप लोगों ने ले रखा है और इस रेपो रेट के साथ कनेक्टेड है, उसकी ईएमआई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही भारत देश के बैंक क्या करने लगे? अपने ब्याज दरों को गिराने लगे। जैसे कि एक ऐसे ही रैंडम पंजाब नेशनल बैंक का मैंने ये पोस्ट देखा, इसमें बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट, न्यू लोअर इंटरेस्ट रेट, होम लोन अब 7.45% पर, तो व्हीकल लोन 7.8% पर मिलेगा। और ऐसे कई सारे बैंक क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं अपने ब्याज दरों को गिराने वाला, और ये भी बताने वाला कि भाई आपकी ईएमआई अब कम हो गई। ये भी रिपोर्ट आया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 सालों के लिए 50 लाख रुपए लोन लिया है, तो अब उसे हर महीने की ईएमआई में 1500 रुपए कम देना होगा। ऐसे एक रैंडम फैक्ट किसी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर मैं देख रहा था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जाते जाते एक सूचना आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। धारा जीएस
उन सभी छात्रों के लिए एक बैच लॉन्च करना चाह रहा है जो छात्र पीएससी की तैयारी करके अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह बैच शुरू होगा 16 जून 2025 को। सुबह और शाम दोनों टाइम पर ही ये बैच होगा। सुबह की टाइमिंग है 7:30 to 10:30 और शाम की टाइमिंग है 5 से 8 बजे तक। यह बैच हाइब्रिड मॉडल पर रहेगा, अर्थात ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिसे आपको इस नंबर पर कॉल करने पर बता दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप कॉल करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को इकोनॉमी से जुड़ी ये खबर समझ में आई होगी, इसका महत्व समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आगे आने वाले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इसी तरीके का सेशन लेकर मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।